अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद। इसमें हमने पिछले वीडियो में पढ़ा वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य में कितने अनिवार्य तत्व होते हैं, सार्थकता, योग्यता, आकांक्षा और निकटता, ये वाक्य के तत्व हैं, आवश्यक तत्व हैं। और पद क्रम के 15 नियमों के बारे में हमने पढ़ा। आज इस वीडियो में हम सबसे पहले अन्वति को पढ़ेंगे। अन्वति किसे कहते हैं? अब देखिए, अन्वति का शाब्दिक अर्थ है परस्पर मेल। वाक्य में प्रयोग किए गए पद अपनी विशेषताओं से वाक्य के अन्य पदों को प्रभावित करके उसमें परिवर्तन लाते हैं। पद तो आप समझ ही रहे हैं, क्योंकि पद के बारे में मैंने पढ़ाया है। तो वाक्य में प्रयोग किए गए शब्द या पद अपनी विशेषताओं से वाक्य के अन्य पदों को प्रभावित करके उसमें परिवर्तन करते हैं, और इसे ही वाक्य की अन्वति कहा जाता है। अन्वति का प्रभाव वाक्य में आए कर्ता, कर्म, पूरक और क्रिया पर पड़ता है। किस पे पड़ता है अन्वति का प्रभाव? किसके ऊपर परिवर्तन का प्रभाव पड़ता है? तो कर्ता, कर्म, पूरक और क्रिया पर अन्वति का प्रभाव पड़ता है। अतः हम कह सकते हैं, या अन्वति की परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं, जब वाक्य के किसी एक संज्ञा पद अर्थात संज्ञा शब्द के लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के अनुसार किसी दूसरे पद में समान परिवर्तन हो जाता है। इन सब के कारण, लिंग, वचन, पुरुष, कारक के कारण अगर समान परिवर्तन हो जाता है तो उसे हम अन्वति कहते हैं। अब अन्वति के कुछ नियम हैं, जिसके अनुसार अन्वति अर्थात परिवर्तन किया जाता है। अन्वति के विशेष नियम। पहला, कर्ता, कर्म और क्रिया की अन्वति। कर्ता के साथ परसर्ग या कारक चिन्ह जब नहीं होता है तो क्रिया का लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के अनुसार होता है। जैसे अब यहाँ देखिए, नेहा खाना बनाती है, मोहन बांसुरी बजाता है। तो यहाँ क्या है? कर्ता के साथ परसर्ग या कारक चिन्ह नहीं है, और क्रिया का लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के अनुसार है। जैसे मोहन क्रिया बजाता है बांसुरी, तो यहाँ मोहन और बजाता है किसके अनुसार है? वचन पुरुष कर्ता के अनुसार होगा। तो ये सिद्ध हो जाता है, कर्ता के साथ परसर्ग या कारक चिन्ह जब न हो तो क्रिया का लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के अनुसार होगा। क्रिया यहाँ बजाता है और बनाती है, और किसके अनुसार है? तो मोहन के अनुसार। तो पहला नियम है कर्ता, कर्म और क्रिया की अन्वति। दूसरा है कर्ता के साथ परसर्ग या कारक चिन्ह हो तो क्रिया का लिंग, वचन और पुरुष कर्म के आधार पर होगा।
जब नहीं हो कारक चिन्ह तो क्रिया का लिंग वचन और पुरुष के अनुसार होगा, और जब इसमें परसर्ग या कारक चिन्ह हो तो वचन पुरुष कर्म के आधार पर होगा। अब यहाँ देखिए कर्म क्या है इस लाइन में, पंक्ति में। अर्जुन ने निबंध लिखा, रवि ने कविता लिखी। तो क्रिया का लिंग किसके अनुसार है? वचन और पुरुष कर्म के आधार पर। रवि ने कविता, कविता क्या है? स्त्रीलिंग है, तो उसके साथ क्रिया क्या लगी? लिखी। निबंध क्या है? पुल्लिंग है, तो उसके साथ क्रिया क्या लगा? लिखा। लिखी नहीं लगी। तो यहाँ क्रिया का लिंग वचन और पुरुष कर्म के आधार पर प्रयुक्त हुआ। तीसरा है कर्ता और कर्म दोनों के साथ परसर्ग या कारक चिन्ह है। कर्ता और कर्म दोनों के साथ परसर्ग या कारक चिन्ह हो तो क्रिया सदैव पुल्लिंग एक वचन तथा अन्य पुरुष में रहती है। कहाँ रहती है क्रिया? कैसे रहती है? सदैव पुल्लिंग रहती है, एक वचन में रहती है और अन्य पुरुष में रहती है। जैसे माँ ने बच्चे को सुलाया, और माँ ने बच्चे को, तो यहाँ परसर्ग चिन्ह क्या है? ने और को। तो यहाँ सुलाया शब्द क्या हो जाएगा? क्रिया क्या हो जाएगी? क्रिया पुल्लिंग है, एक वचन है और अन्य पुरुष है, क्योंकि माँ ने बच्चे को सुलाया ये माँ नहीं कह रही है, कोई और कह रहा है। तो कोई किसी और का कहा हुआ जब होता है, किसी और के बारे में जब हम बात करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? अन्य पुरुष। अब देखिए, यदि वाक्यों में एक से अधिक भिन्न भिन्न कर्ता परसर्ग रहित हों तो क्रिया बहुवचन में प्रयोग होगी। जैसे मोहन और सोहन खेल रहे हैं, तो यहाँ मोहन और सोहन दो कर्ता हैं और परसर्ग रहित भी है। परसर्ग नहीं है इसमें, परसर्ग अर्थात कारक चिन्ह। कारक के 8 भेद होते हैं, 8 के चिन्ह होते हैं ना, उन्हें हम परसर्ग कहते हैं। ये पिछले अध्याय जब हम आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ा रहे थे तो मैंने बताया था कारक के बारे में विस्तार से। तो मोहन और सोहन में कारक चिन्ह लुप्त है, तो यहाँ जो है क्रिया बहुवचन में प्रयोग हो रही है, अर्थात खेल रहा है नहीं है, खेल रहे हैं। सीता और गीता पढ़ रही हैं। अब यहाँ सीता और गीता जो हैं वो स्त्रीलिंग है और परसर्ग रहित हैं, कोई परसर्ग का या कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं है। तो इसके अनुसार लिंग के अनुसार क्रिया का प्रयोग पढ़ रही हैं में हुआ। अब देखिए 5वां नियम, कर्ता कर्म और क्रिया की अनुवृत्ति का 5वां नियम। एक से अधिक भिन्न लिंगों में कर्ता हो तो तब क्या होता है? एक से अधिक भिन्न लिंगों में कर्ता हो तो क्रिया अंतिम कर्ता के लिंग के अनुसार होगी। जैसे मेरे बस्ते में 1 कॉपी, पेंसिल, 2 किताबें और 1 टिफिन रखा है। कॉपी, पेंसिल और 2 किताबें स्त्रीलिंग होने पर भी लास्ट में टिफिन बॉक्स जो है वो पुल्लिंग है, तो इसके अनुसार क्रिया हो गई। रखा है, रखी है नहीं हुआ। पिछले कर्ता के अनुसार क्रिया जो है रखी है नहीं हुआ, तो क्या हो गया? टिफिन के अनुसार लास्ट जो कर्ता है
उसके अनुसार रखा है शब्द का प्रयोग किया गया। मैंने उसको खिलौना, टॉफी और घड़ी दिलाई। खिलौना, टॉफी और घड़ी, लास्ट में घड़ी जो है वह स्त्रीलिंग है, तो इसके साथ क्रिया क्या प्रयोग हुआ? दिलाई। अर्थात एक या अधिक भिन्न लिंगों में कर्ता हो तो क्रिया अंतिम कर्ता के लिंग के अनुसार होगी। यहाँ तक आप समझ गए? ये था अन्वयति के नियम। अब हम इसके आगे बढ़ें। अब देखिए, यदि कर्ता के स्थान पर, छठा नियम, यदि कर्ता के स्थान पर एक से अधिक सर्वनामों का प्रयोग हो, कर्ता का प्रयोग नहीं हो, उसके स्थान पे एक से अधिक सर्वनाम का प्रयोग कर दिया जाए, तब क्या होता है? पहले मध्यम पुरुष, फिर अन्य पुरुष, तत्पश्चात उत्तम पुरुष का प्रयोग होता है। जैसे देखिए, तुमने उसके और मेरे लिए काफ़ी काम किया है, तो पहले किसका प्रयोग हुआ? तुमने। तुम क्या हुआ? मैं, तुम, वह जो है, मैं उत्तम पुरुष, तुम मध्यम पुरुष और वह अन्य पुरुष होता है। तो यहाँ मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ तुमने, उसके बाद अन्य पुरुष का प्रयोग हुआ उसके, और मेरे लिए उत्तम पुरुष का प्रयोग हुआ काफ़ी काम किया। तो यहाँ हम साफ साफ देख रहे हैं कि कर्ता के स्थान पर एक से अधिक सर्वनाम का प्रयोग जब होता है तो पहले मध्यम पुरुष, फिर अन्य पुरुष और फिर उत्तम पुरुष का प्रयोग किया जाता है। अब एक और यहाँ पे उदाहरण है, तुम उसको और मुझे भी चॉकलेट दो। यहाँ भी देखिए, मध्यम पुरुष तुम, अन्य पुरुष उसको और मुझे, उत्तम पुरुष, भी चॉकलेट दो। तो यहाँ भी पहले मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष और सबसे अंतिम में उत्तम पुरुष का प्रयोग है। सातवां, जब कर्ता का लिंग ज्ञात नहीं होता तब क्या होता है? जब कर्ता का लिंग ज्ञात नहीं होता तो क्या होता है? क्रिया पुल्लिंग में हो जाती है। जैसे कोई खड़ा है, यहाँ कर्ता कोई है, वह स्त्रीलिंग भी हो सकता है, पुल्लिंग भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्रिया जो है वह पुल्लिंग हो जाएगी। खड़ा है, खड़ी है कभी नहीं होगी। कौन बुला रहा है, कौन बुला रही है कभी नहीं कहेंगे, अगर हमें ज्ञात नहीं है तो हम पुल्लिंग शब्द कौन बुला रहा है ही कहेंगे। अतः कर्ता का लिंग ज्ञात नहीं होने पर क्रिया पुल्लिंग में होती है। आदरार्थक एक वचन कर्ता के लिए क्रिया बहुवचन में प्रयोग होती है। आठवां, आदर सूचक एक वचन कर्ता के लिए क्रिया बहुवचन में प्रयोग होती है। जैसे आप कब आए, हमारे लिए कोई आदरणीय व्यक्ति होगा तो उसके लिए आदर सूचक वर्ड हम आप कहेंगे। बहुवचन का शब्द है लेकिन यह एक वचन में प्रयोग होगा। आप कब आए, आप जा रहे हैं, यहाँ भी एक ही व्यक्ति के लिए आप शब्द का प्रयोग है, लेकिन इसका आप शब्द का प्रयोग बहुवचन में भी होता है। आए शब्द का प्रयोग बहुवचन में भी होता है। रहे हैं, आप जा रहे हैं। तो संज्ञा और सर्वनाम की, अब ये तो थे संज्ञा और
कर्ता, कर्म और क्रिया की अनुमति के 8 नियम। अब संज्ञा और सर्वनाम की अनुमति। सर्वनाम के लिंग तथा वचन उसी संज्ञा के लिंग एवं वचन के अनुसार होते हैं। किस संज्ञा के? जिस स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। जैसे उज्ज्वल खेल रहा है, मोहित की दीदी आएगी। वह खेल रहा है, उसकी दीदी आएगी। तो यहाँ संज्ञा सर्वनाम की अनुमति कैसे हुई? पहले नियम के अनुसार सर्वनाम के लिंग तथा वचन उसी संज्ञा के लिंग एवं वचन के अनुसार होते हैं। उज्ज्वल के साथ उज्ज्वल पुल्लिंग है तो खेल रहा है, और अगर सर्वनाम में बनाएंगे तो वह खेल रहा है। मोहित की दीदी आएगी, मोहित संज्ञा है, उसकी दीदी आएगी। दीदी के बारे में बात है तो दीदी स्त्रीलिंग है तो उसकी दीदी आएगी। दूसरा नियम है आदरार्थक शब्द। सर्वनाम का प्रयोग बहुवचन में होता है। जिस तरह संज्ञा का प्रयोग, आदरार्थक संज्ञा का प्रयोग कर्ता के लिए, आदरार्थक एक वचन का कर्ता के लिए आदरार्थक वचन जो है, शब्द जो है एक वचन में प्रयोग होता है, और क्रिया बहुवचन में प्रयोग होती है। कर्ता के लिए शब्द एक वचन में प्रयोग होता है और क्रिया बहुवचन में प्रयोग होती है। वहीं सर्वनाम में क्या होता है? आदरार्थक सर्वनाम का प्रयोग बहुवचन में होता है। जैसे आप भी चलिए, तो आप आदरार्थक शब्द है, उसके साथ क्रिया का क्या प्रयोग हुआ? चलिए। आप कब चलेंगे? इत्यादि। विशेषण विशेष्य की अनुमति। अब देखिए, विशेषण विशेष्य की जिस प्रकार संज्ञा और सर्वनाम की अनुमति हुई, उसी प्रकार विशेषण विशेष्य की अनुमति भी है। इसका पहला नियम, विशेषण का लिंग एवं वचन विशेष्य के अनुसार होता है। विशेष्य तो आप समझते ही होंगे, जो विशेषण की विशेषता को बताए वो विशेष्य होता है। तो विशेषण का लिंग एवं वचन का जो होता है, इसमें विशेष्य के अनुसार होता है। हरा तोता अमरूद खा रहा है। हरा विशेषण है, तोता विशेष्य है, और वो क्या कर रहा है? अमरूद खा रहा है। छोटी चिड़िया उड़ गई। चिड़िया विशेष्य है और छोटी जो है वह विशेषण है, तो उसके अनुसार क्रिया स्त्रीलिंग हो गई, उड़ गई। दूसरा नियम है, यदि एक विशेष्य के अनेक विशेषण हों, वे सभी विशेष्य के अनुसार होंगे। जैसे दीदी महंगी और अच्छी साड़ियाँ लाई। काले और भूरे घोड़े दौड़ रहे हैं। तो किस तरह के घोड़े दौड़ रहे हैं? क्या है विशेषता घोड़ों की? 2 विशेषण है, काले और भूरे। साड़ियों की विशेषता क्या है? दीदी ने कैसी साड़ियाँ लाई हैं? महंगी और अच्छी। तो यहाँ यही पता चलता है कि यदि एक विशेषण के एक विशेष्य के अनेक विशेषण हों, तो सभी विशेष्य के अनुसार ही होगा। तो यहाँ घोड़े के अनुसार दौड़ रहे हैं और साड़ियाँ के अनुसार दीदी महंगी और अच्छी साड़ियाँ लाई शब्द का प्रयोग किया गया। तीसरा नियम है, यदि विशेषण एक हो और उसके साथ अनेक विशेष्यों का प्रयोग किया गया हो, तो विशेषण के लिंग तथा वचन समीप विशेषण के अनुसार होगा। जैसे बड़े लड़के और लड़कियां खेल रहे हैं। रंग बिरंगी तितली और चिड़ियाँ फूलों पर बैठी हैं। यहाँ
यहाँ हमें क्या दिखाई देता है? बड़े लड़के और लड़कियाँ और रंग बिरंगी तितली और चिड़िया। यदि विशेषण एक हो तो यह सिद्ध हो जाता है कि यदि विशेषण एक हो और उसके साथ अनेक विशेषों का प्रयोग किया गया हो तो यह बड़े विशेषण हो गया, और विशेष से लड़के और लड़कियां हो गए तो अनेक विशेषों का प्रयोग हुआ। रंग बिरंगी तितली, रंग बिरंगी कई रंगों वाली तितली, चिड़िया और फूलों पर बैठी हैं, कई विशेष हो गए। ऐसे स्थिति में विशेषण के लिंग तथा वचन समीप विशेष के अनुसार होगा। जैसे लड़कियां, पहले पंक्ति में लड़कियां हैं समीप विशेष्य, और दूसरे पंक्ति में चिड़िया है समीप विशेष्य। तो चिड़िया फूलों पर बैठी हैं, रंग बिरंगी तितली और चिड़िया फूलों पर बैठी हैं, स्त्रीलिंग हो गया, और लड़कियां खेल रही हैं, स्त्रीलिंग हो गया। यहाँ तक हमने पढ़ा अनुवृत्ति। अनुवृत्ति के नियम जो हैं, पहला कर्ता कर्म और क्रिया की अनुवृत्ति हमने पढ़ा, दूसरा संज्ञा और सर्वनाम की अनुवृत्ति पढ़ी, और तीसरी विशेषण और विशेष्य की अनुवृत्ति पढ़ी। आज यहीं तक, फिर और अगले वीडियो में इसके आगे मैं बताऊंगी। और जहाँ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है आप व्हाट्सएप पे हमसे पूछ सकते हैं। जहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा वहाँ मैं पुनः आपको समझा दूंगी। इस ऑडियो को ध्यान से देखिएगा और अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इस पर जब मैं क्वेश्चन आंसर भेजूंगी तो आपको उसका उत्तर लिखकर मुझे भेजना होगा। आगे अगले वीडियो में। आज ही तक।